पर सबसे पहले देखो दबाव समूह एक शब्द था। दबाव समूह को इन्होंने पहले परिभाषित किया कि ऐसे संगठित समूह जो राजनीति में भाग लिए बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति या सरकार या प्रशासन को अपने पक्ष में प्रभावित करते हैं, जैसे MKSS संगठन द्वारा RTI की मांग करना। और भी है, जैसे हमारे किसान आंदोलन है, भारतीय किसान यूनियन है, इस तरह की चीज़ें ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर ग्रुप के रूप में ही जो काम करते हैं। तो दूसरा इन्होंने पूछा है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने दिखा दी है कैसे, परंतु इनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बाधाएं भी भयावह होती हैं। तो सामाजिक आर्थिक विकास में इनकी भागीदारी, जैसे व्यापारी इस विकास में जैसे कि एसोचैम है, फिक्की है। सामाजिक विकास में देख रहे हैं आप, अक्षय पात्र फाउंडेशन है, ये भुखमरी में कमी करने पर काम करता है। निर्भया फाउंडेशन है, महिला सुरक्षा पर काम करता है। ABVP NSUI छात्र संगठन। तो जब आप भी अगर अपना मेंस का आंसर लिखें और प्रेशर ग्रुप पे आए तो ये सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। किसानों के उत्थान के लिए भारतीय किसान यूनियन, मजदूर संगठन जैसे मजदूर के हित में। इसके अतिरिक्त ये संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए भी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे हिंसा का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। बाध्य शक्तियों द्वारा प्रेरित होते हैं, बाह्य शक्तियों द्वारा ये प्रेरित होते हैं। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे बोडोलैंड की मांग करना, सांप्रदायिकता में बढ़ावा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में निष्पक्ष और नियमित चुनाव आयोजित कराने में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो RP एक्ट जो है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट जो है 1951 पहले पता होने चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले दिखाया किस आर्टिकल में है और क्या कहता है, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि नियमित और नियमित चुनाव कराने में भूमिका, तो उन्होंने भूमिका दिखाई धारा 29, ठीक है ना। फिर उम्मीदवारों की योग्यता व अयोग्यताओं का निर्धारण कैसे, बाकी जैसा क्वेश्चन पूछा है ना वैसे दिखा दिए। फिर उन्होंने RPA और RPO 1951 में डिफरेंस दिखा दिया कि 50 में क्या था, 51 में क्या है। फिर उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि दिखा है कि हाल ही में दल बदल कानून विवाद का विषय रहा, ठीक है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इन्होंने सबसे पहले दिखाया कि 52 में संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1985 में, और ये क्या है, भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो उन्होंने दिखा दिया आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बता दिया। फिर पक्ष और विपक्ष में दिखा दी इन्होंने, बड़े अच्छे ही शानदार तरीके से इन्होंने अपनी कॉपी को लिखा है, राइटिंग भी अच्छी है इनकी। फिर यहाँ लिखा है कि दल बदल कानून में निर्णायक भूमिका कैसे निभाते, तो ये भी दिखा के इन्होंने कंक्लूजन अपना ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 को कि राजनीति में आपराधिकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे तो यहाँ कई सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, उसमें किस तरह से उन्होंने देखो किस तरह से आंकड़े दिए हैं कि 2009 में 30%, 2014 में 35% और 2014 में 9 से लेकर 14 में जो है वो 43%, मतलब 2019 के जो इलेक्शन रहे उसमें 43% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है चुनाव जीते थे। और ये क्या है, जो है ADR की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है ना। तो यहाँ देखा दिया कि राजनीतिक अपराधीकरण से तात्पर्य क्या है कि अपराधी व्यक्ति की भागीदारी जो है जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकता है और जीत कर संसद तथा विधानमंडल में पहुंच सकता है, वही है कि राजनीति का अपराधीकरण। फिर अपराधीकरण के कारण क्या कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, उससे निपटने होते उठाए गए कदम, कितनी शानदार तरीके से लिखा है। कई सारी रिपोर्ट्स का चर्चा किया, डेटा भी इन्होंने दिया है और कई सारी रिपोर्ट्स के बाद इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं आप 5वां है कि न्यायिक अतिक्रमण की व्याख्या कीजिए, ठीक है। न्यायिक अतिक्रमण बता दिया क्या है, फिर एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर न्यायिक समीक्षा क्या वर्ग के, न्यायिक सक्रियता, फिर न्यायिक समीक्षा व न्यायिक अतिक्रमण। इन्होंने बड़ी शानदार तरीके से देखो इस तरह से, हालांकि यहाँ बन नहीं पाते लेकिन फिर भी इन्होंने जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका या न्यायिक समीक्षा दिखा दी कि 2। फिर यहाँ इन्होंने फिर से बनाने की कोशिश की और शानदार से इन्होंने जो है फिर एक कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका दिखा दी किस तरह से इनमें समन्वय होता है, फिर एक निष्कर्ष ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह से जो है देखो इन्होंने जो है पाई चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है और बाकी चीज़ें, ठीक है, डायग्राम बनाया उन्होंने, फिर बता दिया किस तरह से क्या है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के समक्ष भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हैं। तो हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का कृषि उत्पाद निर्यात $50 बिलियन के पार गया। इसमें सरकार की किन नीतियों का योगदान रहा, साथ ही चर्चा कीजिए कृषि निर्यात को। अब देखिए यहाँ पर कि $50 बिलियन के पार चला गया, तो इसकी बात उन्होंने की गई। इसमें सरकार की नीतियाँ, तो पॉलिसी की बता दी। सबसे पहला क्वेश्चन
फिर इन पर चर्चा करना है। कृषि निर्यात को किन चुनौतियाँ बता देना है। तो देखो पहले सरकार की नीतियों के योगदान बता दिए इन्होंने, एग्जाम्पल दे दिया। बताने के बाद दूसरा था कि चुनौतियाँ क्या थी, तो चुनौतियाँ दिखा दी इन्होंने, ठीक है। चुनौती बताने के बाद आगे की राह मतलब वे फॉरवर्ड बता दिया, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने जो है हिंदी मीडियम के टॉपर रैंक 10 माधव उपाध्याय सर की आप लोगों ने कॉपी देख ली, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे इस कॉपी को देख करके, किस तरह से आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से डेटा यूज करना चाहिए। आप लोगों ने देखा ही कि इस तरह के क्वेश्चन जो है किस तरह से आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना स्मार्टली आपका काम जो है कर पाते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से वीडियो देखना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना।